नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहिल सेठी ब्लॉग्स में। आज हम फिर एक बार आए हैं पॉलिटिकल महाभारत लेके। तो आज हम जिस शख्सियत से आपसे वो मिलाने जा रहे हैं वो बहुत ही रिनाउन है जम्मू रीजन के, जिनका आपको उनसे थोड़ी कुछ बातें आपको उनके लिए बता दूं कि वो फाउंडर रहे हैं राजपूत सभा के, जो हमारी JNK में वर्क करती है, उसके फाउंडर रहे हैं। आज भी वो उसी के सदस्य हैं, उसकी जो कोर कमेटी है। हम आपसे मिलाने जा रहे हैं श्री राजेंद्र सिंह मन्हास जी से। नमस्कार सर, क्या हाल है? नमस्कार। बढ़िया सर, आपके चैनल में आके बहुत खुशी हुई। जी सर। सर हमने ये सीरीज़ शुरू की हुई है पॉलिटिकल महाभारत। हम वो चीज़ें कवर कर रहे हैं जो बाकी चैनल नहीं कर पाते। हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपकी स्ट्रगल जानेंगे, आपकी और भी चीज़ें जानेंगे जो आज शायद लोगों तक आज नहीं पहुंची है। आपको लोग एज ए लीडर जानते हैं कि आप PDP के एक जनरल सेक्रेटरी हो स्टेट के, बट आपकी जो पास्ट लाइफ है, आपकी स्ट्रगल है, वो लोग नहीं जानते। तो हम वही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा, आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं राजेंद्र मन्हास, और इसके आगे बाकी तो आपने बता ही दिया। जैसे युवा राजपूत सभा का मैं चीफ पैटर्न हूँ और एक पार्टी से जनरल सेक्रेटरी हूँ, और साथ में ही जो मेरी हिस्ट्री के बारे में आप जो बात करना चाहते हैं सर, वो ये है कि पॉलिटिकल जो एक फैमिली से होता है जी, वो जहाँ तो पॉलिटिकल फैमिली में के साथ साथ लोगों की सेवा का भाव जो होता है उसके मन में होता है। जी सर। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा है लाइफ में कि मैंने भी लोगों की सेवा का जो बीड़ा था वो उठाया, और वो आज तक जारी है। बिल्कुल। स्टार्टिंग मेरी उस वक़्त हुई जब मैं स्कूल में पढ़ता था। जी सर। मेरी जो स्कूलिंग है DVN से हुई है। जी। DVN दीवान बद्रीनाथ मुबारक मंडी जम्मू से। जी सर। और उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए मैं आगे रणवीर हायर सेकेंडरी चला गया। उसके बाद मैंने दूसरी एजुकेशन जो थी साथ में वो लेता रहा, मगर एक साथ में कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में मुझे जो लोगों की सेवा का भाव था वो मेरे अंदर था। और वो तब निकला जब हमारे स्टेट के हालात ख़राब हुए। जी। 89-90 की बात है कि जब हालात जम्मू कश्मीर के ख़राब हुए तो हम लोग ये सोचते थे कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें लगता था कि हर जगह नाके लग जाते थे, हर जगह पुलिस रोकती थी। बिल्कुल, आदमी आ जा नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। तो हम ये सोचते थे ऐसा क्यों हो रहा है। तो उम्र कम होने की वजह से इतनी सूझबूझ नहीं थी। जी। मगर मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी ने भी 3 इलेक्शन लड़ी हैं जी जम्मू कश्मीर के अंदर, और मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से था। तो ये बातें कुछ मुझे समझ आती थी। तब मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठता था तो बहुत बात चीज़ें शेयर करते थे, और कोशिश होती थी कि इन चीज़ों से, इन जो प्रॉब्लमों से फेस कैसे किया जाए, आम लोगों को राहत कैसे दी जाए। ये उस वक़्त की बात है। साथ में पढ़ते थे हम लोग। जी। तो जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो मेरे पिताजी जनता दल में थे। जी। तो जनता दल के साथ साथ वो मुफ्ती साहब के साथ उनका बड़ा उठना बैठना था। जी। वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू थे, और मेरा पिताजी के साथ बड़ा लगाव था, क्योंकि वहीं से हमने वो जो राजनीति का सफ़र है वहीं से शुरू किया। और लोगों को जो सेवा भाव था कि कोई कभी परेशानी होती तो हम लोग आगे हो जाते थे। जी, अगर मैं कहूँ कि आपके पॉलिटिकल गुरु आपके फादर साहब ही थे तो इसमें शायद गलत नहीं होगा कुछ भी। बिल्कुल गलत नहीं है। जी। मेरे पिताजी से ही मुझे ये प्रेरणा मिली। जी। और उसके बाद मुझे मुफ्ती साहब से ये प्रेरणा मिली, क्योंकि मुफ्ती साहब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे। जी सर। और होम मिनिस्टर के साथ साथ वो जम्मू कश्मीर को देखते थे। यहाँ पर वो कांग्रेस के प्रधान रह चुके हैं, और उन लोगों ने उस वक्त भी बड़ी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर को कैसे स्टेबलाइज किया जाए। और मेरे पिताजी ने कहा कि अगर राजनीति को गुरु बनाना है तो मुफ्ती मोहम्मद सईद को बनाना, जो एक सेकुलर आदमी है और इनका बड़ा दूर का विज़न है, जो मुझे लगा आगे चल के कि मैंने एक सही जो चुनाव गुरु के लिए किया वो बिल्कुल ठीक किया। आपके माध्यम से आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा भी सियासी कैरियर उतार चढ़ाव बड़ा रहा। बिल्कुल। मेरी माताजी ने भी कॉरपोरेशन की इलेक्शन लड़ी, जी, जो मेरी इसी पार्टी से थी, PDP से। उस वक़्त हमने बहुत अच्छे वोट लिए जम्मू के शहर के अंदर, और साथ में मैं पार्टी के साथ चलता रहा।
दूसरी तरफ आस्ता आस्ता जो मैं सोचता था कि इस स्टेट के अंदर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं है, जी और दूसरी तरफ हमारे शेख अब्दुल्ला के नाम की और उनके परिवारों के नाम की छुट्टियां हैं, जी जो एक बड़ा अलग सा लगता था कि हम लोग डोगरे हैं और डोगरों के नाम की कोई छुट्टी नहीं है, बिल्कुल। उनके महाराजाओं के नाम की कोई छुट्टी नहीं है, जो हमारी बड़ी पिंच करती आइडेंटिटी है। पे आघात था ये और बहुत ये बड़ा। डोगरों के नाम और उनकी जो पर्सनैलिटी थी उसको कहीं ना कहीं छुपाने की बात जो गवर्नमेंट ने की वो जी। चुपती थी, बिल्कुल क्योंकि ये हाईलाइट होते थे कश्मीर के लोग, जी मगर हमारे जम्मू जो हमारा सूबा था, चाहे वो राजे महाराजा थे, चाहे हमारे जम्मू के लोग भी बड़े बड़े पर्सनालिटी थे, जी किसी के नाम की कोई छुट्टी नहीं थी, वो बड़ा चुभता था। तो मेरे साथी फ्रेंड सर्कल था हमारा, तो जो बार बार हम लोग सोचते थे कि आज जम्मू कश्मीर किस ओर जा रहा है। जी हमारे यहाँ पर जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं उनको लोग भूलते जा रहे हैं, उन महाराजों को भूलते जा रहे हैं जिनकी देन हम लोग हैं। और सांबा जब भी मैं आता था तो ये जो हमारा फोर्ट है इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब है सर। तो हमारा यहाँ आना जाना रहता था। हम लोग सपवाल में हमारा एक परिवार है, जी। मैं वहीं रहता था, जी बीच में हम चले जाते थे। जब भी सांबा में आना यही देखना कि ये कैसा हालात यहाँ पर हैं। गाँव की हालात तो बदतर है बिल्कुल और सर। शहर की हालात जो है वो भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये खास थी कि मैं भी सांबा में आकर सांबा के लोगों की सेवा कर सकूं, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौक़ बन गया। मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया जी और साथ साथ में मैंने 2012 में सभा की नींव रखी, जो युवा राजपूत सभा थी, जी उसको बढ़ाया कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हमने लेनी है, डोगरों का मान सम्मान हमने बढ़ाना है। डुग्गर एकता का जो नारा है हमने वहीं से रखा कि सबको साथ लेकर हमारे डोगरों की आज अपेक्षा की जा रही है। जिस जगह पे उनका मकाम होना चाहिए हम उस जगह से बड़े डाउन हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो शौक़ बढ़ता गया और मुझे आपको कहने में ये शर्म नहीं आएगी कि जब जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब था जी 89 से लेकर 99 तक जी हम लोग कश्मकश में थे। हम लोग कश्मकश में थे कि क्या करें क्या ना करें। एक पीस मिशन था जो जम्मू कश्मीर के अंदर चलाते थे, जी सुदर्शन भारती जी थे, वो बाहर से थे, उत्तराखंड से। वो जम्मू में आकर मुझे कहते हैं मनहाज साहब ये जो उथल पुथल है इसको कैसे ख़त्म किया जाए, आप नौजवान हैं तो आप कोई बात नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई पीस मिशन आपने एक रखा है, हम जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर जाके बात करेंगे, बड़े बड़े वहाँ पर जो लीडर है अलगाववादी उनसे भी बात करेंगे कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए कि कम से कम हमारे जम्मू कश्मीर में शांति हो। मुझे इतनी सूझबूझ तो नहीं थी, मगर मुझे एक ऐसा लगता था कि शायद कहीं ना कहीं हम इसमें रोल निभा सकते हैं, जो हमने निभाया। मैंने उस वक़्त उनका साथ लेकर अपने जम्मू से 20 लड़के लेकर मैंने लाल चौक के अंदर वाइट फ्लैग फैलाया और वहाँ पर जो पीस मिशन का जो एक नारा था वहाँ दिया कि हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए। जम्मू कश्मीर में उस वक़्त बहुत ज़्यादा उग्रवाद और जम्मू के अंदर हर जगह नाके थे। तो जो हम लोग देखते थे जी कि लोग किस तरफ जा रहे हैं अपनी जान बचाने, मगर इस हालात को ठीक करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो हमने उस वक़्त लाल चौक के अंदर धरना दिया, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल ने, द हिंदू पेपर में उस वक़्त न्यूज़ आना या पेपर में बहुत बड़ी खबर बात है। आना बहुत बड़ी बात थी। तो उस वक़्त वहाँ पर सब जितने भी लोकल और नेशनल चैनल थे उन्होंने कवर किया और हमें उठाकर उन्होंने कोठी बाग थाना में ले गए और वहाँ पर हमारे से पूछताछ होना शुरू हो गई। आप क्यों आए, आपको किसने पैसे दिए, आपने ये किया, आपने वो किया, आप अपने आप को ऐसे खतरे में कैसे डाल सकते हो। जी तो बहुत सारी बातें हमारी काफ़ी एजेंसीज ने हमारे साथ पूछताछ की। जब उनको पता लगा कि ये लोग तो सेवा करने वाले भाव लोग से हैं, आए। तो इसलिए इनका जो मन है किसी और तरीके से, उन्होंने हमें कुछ और समझा था। मगर हम उस बात को लेकर आज तक कि लोगों की सेवा करना है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक सद्भावना का माहौल बने, और ये जो भावना है हमारे पास रही। उन्हीं वक्त के बीच में मुफ्ती साहब से मुलाकात हो गई, जी जो मुफ्ती साहब कहते थे कि हमारे जम्मू कश्मीर अमन होना चाहिए, यहाँ पर खुशहाली होनी चाहिए और मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पिताजी की
एक बदौलत हमारे उनसे मुलाकात हो गई और 2099 में ही ये जो मैं जो बात बता रहा हूँ, ये 99 मुफ्ती साहब ने जैसे ही स्टार्टिंग की तो मैं उनके साथ हो लिया। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल की थी। जो काफी यंग एज में आपने स्टार्ट कर दिया ये। जो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं पहली बार श्रीनगर में गया था तो मेरी 20 साल एज थी। 20 साल का बच्चा, 20 साल का जवान, कितनी सोच समझ होती है। मगर उस वक्त भी ये था कि हमारी स्टेट को ये जो कम से कम उस उग्रवाद जो फैला रहे हैं जो लोग, उनसे ये बाहर आ जाए। जी। तो उस वक्त भी मैं उन लोगों से मिला जो आज भी नाम लेने से डरते हैं। मैं दिलेरी के साथ उनके साथ अपने साथियों के साथ गया था और सबसे ये बात की थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गिलानी साहब थे उस वक्त, तो मैं उनसे भी मिला। मैंने कहा ये जो आप काम कर रहे हैं नौजवानों को भटकाने का, इसको नहीं करना चाहिए। और इतने लोग मर चुके हैं, इतना जो बहुत खून खराबा हो चुका है, तो आप कोई ना कोई ऐसा हल निकालें जिससे हमारे जम्मू कश्मीर में शांति हुई। ये मैंने उस वक्त गिलानी साहब से बात की थी और बहुत जल्दी ही मुफ्ती साहब ने पार्टी बनाई पीडीपी। तो स्टार्टिंग में अभी पीडीपी का चुनाव निशान भी नहीं था, तो मैं उनके साथ जुड़ गया था, जो आज तक उनके साथ जुड़ा हूँ। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। जो उनके अंदर एक सेकुलर भाव, उनके अंदर एक जो लोगों के साथ संवाद करने का तरीका था, लोगों को समझाने का तरीका था, उनका बात करने का जो तरीका था, आज तक वो जम्मू कश्मीर में और किसी लीडर के साथ नहीं देखने को मिला। तो मैं ये चाहूँगा, वहाँ से मेरी जो पॉलिटिकल एजुकेशन शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता मुझे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया जम्मू। उसके बाद मुझे आहिस्ता 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 मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बना। एक्टिंग प्रेसिडेंट रहा यूथ का, और आज मैं जनरल सेक्रेटरी पीडीपी हूँ। और आपके सांबे का और हमारे इन लोगों के जो मुझे दिल में था कि मैं सांबा के लिए कुछ कर सकूं, आज पीडीपी ने मुझे यहाँ पर उतारा है। अपने घर की सर सभी को होती है कि अपना घर देखें। आपकी भी शायद वही चीज़ आपको खींच लाई सांबा, कि आप सांबा से हैं नेटिव और आपको सांबा से ही कंटेस्ट करना है। मेरी बहन सांबा शहर से, उनकी शादी सांबा शहर में हुई है जी, और हम सुपवाल में जी, और बाकी परिवार जम्मू में जी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक सांबा जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट अगर कोई है तो सांबा डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सर, ये सही बात और बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 78 साल हो गए हैं और अब भी आज हम जब बात करेंगे तो बिजली पानी पे करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बताऊंगा, आज भी सांबा शहर के अंदर सुंब हो, चाहे नड हो, चाहे हमारे मंडियां हो जो 22 हैं जी, लोगों को आज भी पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। और हमारी माता बहनों को जो ये गोरन बाबा की तरफ जो सड़क जाती है जी, मुझे बड़ी शर्म से कहना चाहता है कि जो पिछली सरकारें रहीं और यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री रहे जी, और उसके बाद भी ये लोग लीडरी करते रहे, मगर गोरन बाबा की जो सड़क है वो आज तक पक्की नहीं बना सके। और जो बीच की सड़क यहाँ से लोग सुंब जाते हैं, सुंब से आगे बारन गोरन, वहाँ साइकिल नहीं चला सकते आप सर। ऐसे लग रहा है खड्ड में गड्डी चल रही है। खड्ड में गड्डी चल रही है, वो आपने देखा होगा जी। और कितनी ही खड्डे हमारे सांबा के नज़दीक हैं, बिल्कुल साथ लगती हैं। और जो बारिशों का दिन होते हैं, सबसे बुरे दिन उनके लिए वो होते हैं जब वो चलती हैं तो किसी को आने जाने का बहुत सारे लोग क्रॉस नहीं कर पाते सर। और उसके वजह से हमारी जो स्कूलिंग है बच्चों की वो डिस्टर्ब होती है। वही एक वजह है कि आज गाँव में हमारे बच्चे वो मेरिट नहीं ला सकते, वो पढ़ाई का लेवल नहीं बन सका। जो लोग बाहर कठुआ और सांबा में है, वो जम्मू के बीच में रहते हुए, दोनों कठुआ और सांबा के बीच में, जो हमारा कठुआ और जम्मू के बीच में जो सांबा पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। और सारी की सारी नेगलेंसी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की है, जहाँ के डीसी साहब, यहाँ के बीडीओ, यहाँ की जो बाकी रेवेन्यू के हैं, और रोड एंड जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट है जी, आज भी आपको लगता है 5-5 किलोमीटर लोग पैदल चल के रोडों पर आते हैं। बहुत सर, बहुत बहुत बुरी हालत है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपको ये कहते हुए, क्योंकि हमने एक महीना हो गया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नापते हुए, लोगों को घर की जाके समस्या सुनते हुए, बड़ी शर्म की बात आती है जब जो कोई कहे कि हम किसी मंत्री के पास गए थे पानी की समस्या लेकर, और वो ये कहे आगे से कि आप छत के ऊपर पानी को ब्रेक कर लीजिए,
रोक लीजिए, मैं आपको दवाई दूंगा, आप वो पानी पीजिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को। बहुत तो गलत ये बात। इन्होंने ये लोगों से प्रॉमिस, जो पानी नहीं दे सकते, जी बिजली नहीं दे सकते, रोड नहीं दे सकते, कहने के वो कैबिनेट मंत्री हो, ऐसे को कैबिनेट मंत्री बनाने से वो आम आदमी रहे तो अच्छा। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम आज़ादी के 78 साल बाद भी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। साथियों मैं आपको बता दूं, ये युवा राजपूत सभा के फाउंडर मेंबर में से एक हैं, आज भी उसमें सक्रिय हैं और ये हमारे सांबा से पीडीपी की सीट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। सर जितनी भी मैंने आपकी स्टोरीज सुनी है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो पॉलिटिकली इंस्पायर्ड हैं, एक तो अपने फादर हो गए और दूसरे हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद भी, ठीक है ना सर। बहुत अच्छा राज रहा उनका, अच्छा उन्होंने गवर्नेंस की है हमारे यहाँ पे। आपको उनकी क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती थी? देखिए, जिस स्टेट के अंदर ऐसे लीडर मिले, मुफ्ती साहब जैसे, जी महबूबा जी जैसे, और पुराने लीडर भी हैं, उनकी भी मिसालें दी थी, मगर मुफ्ती मोहम्मद सईद के पास कोई भी ऐसा लीडर नहीं, नज़दीक भी नहीं नज़र आता कि जिनका इतना बड़ा विज़न हो इस स्टेट को आगे ले जाने के लिए, हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए। जब ये पीडीपी बनी 99 में बनी थी जी, और आपको पता होना चाहिए आज 25 साल उसको हो गए। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, जिस वक्त मुफ्ती साहब ने ये स्टेट संभाली थी, जी कोई से स्टेट देख लीजिए, जितनी भी हमारी स्टेटें हिंदुस्तान के अंदर हैं, किसी भी लीडर ने 3 साल के अंदर सरकार अपनी बनाई हो ऐसा कोई लीडर नज़र नहीं आएगा। जी एक ही लीडर नज़र आएगा, वो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जिन्होंने 99 में एक नई तंजीम बनाई और उसका नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रखा, और 3 साल के अंदर वो हुकूमत में आ गई। और हुकूमत उस वक़्त आई जब ये पूरी स्टेट उग्रवाद से जल रही थी, जी कहीं भी दूर दूर तक डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं था, लोगों नौजवानों के पास कोई रोज़गार नहीं था, नौकरियां नहीं थी। एक शख्स आता है दिल्ली की सियासत को छोड़कर और यहाँ पर आकर रूरल एक लोकल पार्टी खड़ी करता है और उसको सरकार में ले आता है, और आने के बाद यहाँ पर मिलिटेंसी को वो तकरीबन ख़त्म कर देता है और डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। जी उस वक्त नौजवानों को आज जो रहबर तरीन कहते हैं, जी, वो उस वक़्त की पॉलिसी मुफ्ती साहब की थी। स्पोर्ट्स में मुफ्ती साहब की वो पॉलिसी थी रहबर तरीन की। पीएचई जो जितनी भी डिपार्टमेंट हैं, उस वक़्त जकदम तो वो पक्के नहीं लगा सकते थे, इतना रेवेन्यू नहीं था। उन्होंने एक तरीका निकाला था लोगों को, हमारी स्टेट को सर एडजस्ट काफी वो माना जाता था, गरीब स्टेट थी। उस वक्त हालात ऐसे थे जी, जो पिछले आप 88 से लेकर 99 और 2000 तक, जी कुछ लोग तो ऐसे थे जो हमारे जम्मू कश्मीर को जलता हुआ छोड़कर लंदन भाग गए थे। जी सर। मगर मुफ्ती साहब ऐसे थे जो दिल्ली की सियासत को अपना छोड़कर यहाँ पर आकर उन्होंने अपने लोगों के लिए नई पार्टी को खड़ा किया और अपने लोगों के लिए राहत लेकर आए। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। हमने उनसे प्रेरणा ली, उन लोगों के अंदर जाकर लोगों की परेशानियों को देखा, कश्मीर की परेशानियों को समझा, जम्मू की परेशानियों को समझा, नौजवानों की जो आज बेरोजगारी है उसको वो समझते थे जी, कि एक नौजवान के लिए रोजगार क्या अहमियत रखता है। वो ऐसे लीडर थे। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से आज भी कहना चाहता हूँ, उनका एक नारा था, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली थे। तो जितने भी हमारे जो अलगाववादी नेता थे, जो मिलिटेंसी जो इन्वॉल्व थे, उनके लिए ये नारा था, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। और उन्होंने उस नारे को लेकर उन लोगों तक पैगाम पहुंचाया कि खून खराबे से कुछ नहीं होने वाला, जब भी कोई बात होगी तो टेबल पे बैठ के बात होगी जी। उस बात को दिल्ली की सरकार ने, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसको लेकर उन्होंने आगे ले गए। हम ये कहते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वैसा लीडर नहीं होगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्ती साहब को बड़े अच्छे तरीके से साथ दिया और यहाँ पर मिलिटेंसी कम हुई और नौजवानों को रोज़गार मिला। उस वक़्त का रोज़गार आज भी लोग याद करते हैं, उस वक्त का जो दौर था आज भी लोग याद करते हैं जी। उसी को दौर को आगे लेकर मुफ्ती साहब ने हमें बहुत कुछ दिया। जम्मू कश्मीर को शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं, ये जो मोबाइल आपके हाथ में है जी, ये मुफ्ती साहब की देन है। पूरे हिंदुस्तान में मोबाइल है जो
12 साल पहले आ चुका था। हमें इनसे वंचित रखा गया था। बिल्कुल सर। और ये मुफ्ती साहब 92 में आ गया था ये मोबाइल इंडिया में। मगर हिंदुस्तान में पूरे लाखों में था, मगर जम्मू कश्मीर में नहीं था। बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब ने कहा है मुझे इसका इस्तेमाल करना है, मेरे नौजवानों को इसका इस्तेमाल करने दीजिए, इंटरनेट चलेगा, दुनिया चांद पे पहुंच गई। मेरा जो नौजवान है, जम्मू कश्मीर का जो लोग हैं वो आज भी अधूरे हैं, गाँव की तरफ रहते हैं, आप उनको मोबाइल दे दीजिए, वो लोगों से जुड़ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी विज़न की बात थी। और दूसरी बात, हमें डोगरों को जो इज्जत मान मिला जी, 8वीं शेड्यूल में जो डोगरी डाली है वो मुफ्ती साहब ने डाली है। यहाँ का डोगरे बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने नहीं डाली, मगर डाली तो मुफ्ती साहब ने डलवाई। आपको ये फ़ख्र की बात हमें डोगरों को महसूस करनी चाहिए। मगर कुछ लोग आज भी कहते हैं वो कश्मीर की पार्टी, कश्मीर के लीडर, अगर ऐसे ही होते तो महाराजा हरि सिंह का पार्क ना बनवाते। जी, आपने देखा होगा हमारे सांबा में भी, यहाँ भी उन्होंने इसके लिए डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए। और जम्मू में महबूबा मुफ्ती जी ने महाराजा हरि सिंह जी के लिए जो पार्क बनवाया और उसकी मूर्ति रखवाई है, ये एक हिस्टोरिकल बात थी। और उसके साथ साथ जो पैसा जी, मंडियों के हमारे जहाँ पर भी अगर फोर्ट के लिए पैसा मिला ना, तो जम्मू के अंदर भी जो मुबारक मंडी है जी, उनके लिए भी पैसा उस वक्त निकलवाया मुफ्ती साहब ने, कि जो हमारी हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं उनको बचाया जाए, राजा महाराजाओं की चीज़ों को बचाया जाए। वो एक ही शख्स था चीफ मिनिस्टर, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद था, जिन्होंने दिल्ली की सेंटर को ये पैसा लेकर वहाँ पर लगवाया और महाराजा हरि सिंह जी का नाम रोशन किया। उनकी बेटी ने भी आगे महाराजा हरि सिंह का नाम रोशन किया। और एक ही वो लेडीज़ थी, उसका नाम है मैडम महबूबा मुफ्ती जी। आज हम अगर यहाँ पर आपके साथ यहाँ बैठे हैं जी, ये बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे महाराजाओं का कुछ लोगों ने बड़ा उपवास किया। यही वो सांबा की धरती है, एनसी वो पार्टी है, और उमर साहब वो शख्स है जिसने महाराजा के लिए अपशब्द बोले थे। मुझे बताइए, मुफ्ती साहब ने कभी महबूबा जी के लिए, मुफ्ती साहब के लिए, जो हमारे मुफ्ती साहब हैं या महबूबा जी ने कभी कहीं महाराजा हरि सिंह के लिए कोई दो शब्द बोले? हमने भी नहीं सुना। तो फिर जिन लोगों ने बोले सज़ा उनको मिलनी चाहिए, जिन्होंने नहीं बोले तो उनको कैसे सज़ा देते हैं, ये सोचने की बात है। जिन लोगों ने महाराजा हरि सिंह का मान बढ़ाया, उनके पार्क बनवाए, उनकी मूर्तियां लगवाई जी, तो हमारे लिए वो बराबर डोगरों की तरह ही इज्जत मान देने वाले। इसीलिए मैं उनको मान सम्मान देता हूँ, उनका कर्ज मैं महसूस करता हूँ कि मैडम महबूबा जी ने हम पर वो कर्ज दिया है। जो महाराजा हरि सिंह की जो मूर्ति जम्मू शहर के अंदर, बड़ी गौरव की बात है सर। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, जम्मू शहर तवी के किनारे महाराजा हरि सिंह का वो पार्क बना है जी, वहाँ पर होटल के लिए परमिशन मिल गई थी जी, उस ज़मीन को होटल के लिए परमिशन मिल गई थी। मैडम महबूबा जी ने वो होटल की परमिशन कैंसिल की और वो वहाँ पर महाराजा हरि सिंह का पार्क बनवाया। अगर उनके दिल में भी महाराजा हरि सिंह के लिए कोई नफरत होती तो वो कतई ऐसा ना करती। बिल्कुल, उन्होंने उसको अनाउंस करने के साथ उसको पार्क बनवाया और वो जो होटल की परमिशन थी उसको कैंसिल किया। उन्होंने कहा हमारे महाराजा हरि सिंह का पूरे जम्मू कश्मीर में कोई पार्क नहीं है, आपने उनके नाम का पार्क दिया और हमारे लिए वो गर्व की बात है डोगरों के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत आज सांबा के अंदर इतना बड़ा पार्क है, डोगरों के लिए गर्व की बात है जी। तो हम ये कहते हैं कि सबको एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। जी जी जी, सबको एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। जिसकी जो नज़र है उस नज़र से देखना चाहिए। आज अगर हमें इज्जत मान मिला है तो महाराजा हरि सिंह को आज हम दबे शब्दों में कहते हैं बिल्कुल कि महाराजा हरि सिंह का जो स्टेट स्पिरिट है किन लोगों ने तोड़ा जी। और महाराजा हरि सिंह की स्टेट के लिए आज कौन लड़ रहा है? वो खाली और एक ही आयरन लेडी, वो महबूबा मुफ्ती जी हैं जो इस स्टेट के लिए लड़ रही हैं। बिल्कुल। महाराजा हरि सिंह के जो महाराजा हरि सिंह के स्टेट्स एक्ट के लिए जो स्टेट्स एक्ट था वो महाराजा हरि सिंह ने हमें दिया था, ना कि किसी और ने दिया था जी, ना ही किसी के बाप की वो जगीर थी। वो मिला तो महाराजा हरि सिंह ने दिया कि अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो एक शील्ड का काम करता है जी, किसी सारे चीज़ से बचाता था। आज वो टैक्स जो लग रहे हैं हमारे पे, आज वो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहे हैं, आज बिजली पानी पे जो हमें टैक्स लग रहा है, आज हमें हर चीज़ जो महंगी मिल रही है जी, महाराजा हरि सिंह जी के वो शील्ड थी जिससे हमें हर जगह बचाया जाता था। आज आप देखें जम्मू कश्मीर में कोई पूछने वाला नहीं है।
जी सर। हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरों को लूट लूट के ये बाहर ले जा रहे हैं। जहाँ की माइनिंग हो, जहाँ का पानी के बिजली के प्रोजेक्ट हों। बिल्कुल। आज आपने रियासी के अंदर जो माइनिंग से निकलने वाला हमारा जो लिथियम जो मिल रहा है, वो किसका प्रोडक्ट है? हमारा ही प्रोडक्ट है सर। वो जम्मू कश्मीर का है। जी। हमारे जम्मू कश्मीर में इतने कितने ही पहाड़ों में बहुत सारी धातुएं मतलब भरी पड़ी हैं, कीमती धातुएं जो सोच भी कहते नहीं हैं, सकता। कीमती धातुएं जो है जी। वो है जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, वो रिचेस्ट स्टेट थी, एक रॉयल स्टेट थी। जी। आज यूटी में बदल के उसको डिग्रेड कर दिया है। किन लोगों ने किया? लोगों को पूछने की जरूरत है। जी। आज हमारे सांबा को डिग्रेड किया है तो किन लोगों ने किया है, वो पूछने की जरूरत है। और हम महाराजा हरि सिंह का स्टेट सब्जेक्ट और उसके साथ साथ उसकी स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, ये पूछने की बात है। जी। डोगरों का मान सम्मान किसने गिराया, ये पूछने की बात है। मगर लोग, कुछ पार्टियां, कुछ लोग कहते हैं कश्मीरियों ने हमारे साथ ऐसा किया, ये कहते हैं ना, हमें भी बदनाम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज उस महाराजा के स्टेट सब्जेक्ट के लिए कौन लड़ रहा है? जम्मू के डोगरों को जागने की जरूरत है। अगर हमारा स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिला तो हमारे बच्चों के आने वाले जो दिन हैं वो बहुत परेशानी भरे होंगे। ना तो हमें नौकरी मिलेगी, ना ही हमारी ज़मीन सुरक्षित है। जी। आज डोमोसाइल दर से बढ़ रहे हैं। 1,75,000 से ज़्यादा ये डोमोसाइल जम्मू कश्मीर के अंदर बना चुके हैं। मुझे ये बताइए, वो 1,75,000 फैमिली कल यहाँ पर बन जाएंगी। डोगरा संस्कृति को खतरा है आने वाले वक्त में। जी। डोगरी भाषा बोलने की तरसी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये याद रखियो गल। अगर हम लोग आज भी नहीं सुधरे, हर चीज़ दिल्ली की हम पर थोपी जा रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, थोपी जा रही है। जी। हमारी माताएं, बहनें, बच्चे हैं जो 12वीं क्लास के बाद, आपने 47 के बाद पहली बार ये हुआ कि हमारी बच्चियों को बाहर जाके टेस्ट देने पड़ रहे हैं। हमारे बच्चों को बाहर जाके टेस्ट देने पड़ रहे हैं। हज़ारों लाखों रुपए खर्च के उनको बाहर जाके टेस्ट देने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? आज हमारे बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों? यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ कॉलेज वो नहीं है, मगर नहीं, उनके लिए मेरिट लिस्ट बना दी गई है। महाराजा के हरि सिंह जी ने हमें हर एक चीज़ दी थी। यहाँ पर बहुत समृद्ध स्टेट थी हमारी सर। कॉलेज हमारा था, यूनिवर्सिटी हमारी थी, स्कूल हमारे दिए थे। 5वीं तक महाराजा हरि सिंह ने प्राइमरी एजुकेशन को रखा था कि उन बच्चों को पढ़ाया जाए। जी। हर एक सूबेदार को, हर एक एरिया के इंचार्ज को, कि अगर 5वीं तक मेरा बच्चा यहाँ पढ़ा नहीं होगा, आपकी मैं नौकरी खा जाऊँगा। ये महाराजा के वक्त थे। बिल्कुल। मगर आज की स्टेटें क्या कर रही हैं, आज की सरकारें क्या कर रही हैं? आप ज़रा देखिए, जो उस वक़्त रूल निकले, आज की सरकारें दिल्ली की हमारे साथ क्या कर रही हैं। हमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी मिली यूटी के बाद, एक बेरोजगारी जी भर के, एक महंगाई जी भर के, और एक जो नशा बहुत है सर, क्या बताएं आपको। और ख़ासकर सांबा की धरती के ऊपर, वीरों की धरती के ऊपर जो इन्होंने कहर बरपाया है, वो नशे का कहर बरपाया है। सर इसी से ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है आपसे, जो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो यूथ है वो नशे की तरफ जा रहा है। काफ़ी, जितना भी सांबा का, जम्मू का, कठुआ का, सिर्फ सांबा की बात नहीं है, उसमें क्या है, 2-3 मेन कारण है। एक तो वो बेरोज़गार है, और दूसरा उनको प्रॉपर जो जिस हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए उस हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सिडको हमारा इतना अच्छा खुला है, बट इसके जो खामियां हैं वो सांबा की जनता भुगत रही है, बट जो उसके फ़ायदे हैं वो बाहर के लोगों को मिल रहे हैं। दूसरी बात, स्पोर्ट्स के लिए हमारे सांबा में सर कुछ नहीं है। आप एक ग्राउंड नहीं ढूंढ सकते जहाँ पे ढंग से क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। लड़के यहाँ स्टेडियम बना है जो उसकी हालत बहुत खस्ता है, मैं पर्सनली ये चीज़ जानता हूँ। एक और इशू है छोटा सा, जो भी हमारी ये वो मार्केट है, जितने भी सांबा डिस्ट्रिक्ट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे टाउन से बाहर हैं। आप इन सभी चीज़ों को कैसे सम अप करेंगे? आप कंटेस्टिंग हैं, आपके क्या विजन है इन चीज़ों को लेकर? सबसे पहले मैं, जो पहली बात आपने पूछी मुझसे, मैं उसका जवाब दूंगा जी। कि सांबा इंडस्ट्रियल एरिया है जी, मगर सबसे बड़ी ये बात दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सांबा को और सांबा के लोगों को इग्नोर किया है। जब फैक्ट्री के अंदर नॉर्म्स हैं जी, कि लोकल लोग 80% लगाने हैं, बाहर के 20% लगेंगे,
मगर आज सांबा की बदकिस्मती ये है कि बाहर से 90% से ज़्यादा लोग फैक्ट्रियों में बाहर के हैं और हमारा पढ़ा लिखा नौजवान वहाँ लेबर के रूप में 10% भी नहीं है। सर अगर मैं बोलूँ ना कि उनको बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता है तो वो भी गलत नहीं है। तो मैं आपसे ये आपको यकीन दिलाता हूँ जी अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनती है जी सर, तो सबसे पहले इन चीज़ों पर अंकुश लगेगा और जो हमारे नॉर्म्स में लिखा है, जो हमारे मैनिफेस्टो में है जी कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर जहाँ भी जहाँ हमारी लेबर्स काम करते हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको यहाँ पर 80% जॉब मिलेंगे और जो बाहर के लोग हैं उनको हम बाहर भेजेंगे जी। हमारी सरकार अगर आती है। और मैं आज आपके सामने ये वादा कर रहा हूँ, जिन लोगों की मिली भगत की वजह से हमारे लोग परेशान हैं जी उन लोगों के ऊपर जबरन, जैसे एक बार पहले भी पता है कि जबरन रिटायरमेंट होती है, जो गलत लोग होते हैं तो सरकारें जबरन रिटायरमेंट करती हैं, ऐसे लोगों को जबरन रिटायरमेंट करके घर भेजेंगे। जिन लोगों ने हमारे लोगों का हक हकूक छीना, हमारे बच्चों का रोज़गार छीना है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है सांबा के, हमारे लोग बोलते नहीं हैं जी, सह लेते हैं। यहाँ पर शराब का जो आपने बोला, सर शराब तो छोड़ो, नशे का यहाँ बहुत जो चिट्टा जो जिस लेवल पे आजकल घर घर में घुस गया है, काफ़ी सारी ऐसी मेरे नॉन में है जो बेचारे डेथ हो चुकी हैं, उनके माँ बाप का बुरा हाल है, हम देख नहीं सकते हैं। सर आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? कई परिवार, आपने जो कहा सच है, हमने कई परिवार ऐसे देखे हैं। आप भी बहुत लोगों से मिले होंगे। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि कई बच्चे आज हमारे बीच में नहीं हैं जी, जो अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे थे जी। मगर आज मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन उनको पकड़ती है। जो बड़ी मछलियाँ हैं, जिन लोगों ने सांबा को यहाँ पर चिट्टे का व्यापार बना दिया, जी सर, जो लोग भी इनके पीछे मुलविस है, मैं आपसे वादा करता हूं आने वाली सरकार में उन लोगों को उठा के जेलों में बंद रखेंगे जो ये काम करवा रहे हैं और हमारे बच्चों को जिंदगी के से खेल रहे हैं ना, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, वो जेलों के सलाखों के पीछे होंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। सर आप क्या कारण देखते हैं कि क्यों नहीं इनको पकड़, जो आप टर्म यूज कर रहे हैं बिग फिश, जिसको बड़ी मछली बोलते हैं, क्यों नहीं पकड़ते हैं उनको? एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इतना क्या ताकतवर नहीं है क्या? उसमें प्रॉब्लम आज मिली भगत चल रही है जी, पैसे की लूट खसूट हो रही है जी, करप्शन यहां तक घुस गया है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। वो कहीं दफ्तरों में भी काम करवाने जाता है ना जी, तो बगैर पैसे काम नहीं होता, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीएचई का हो, चाहे किसी का भी हो। सर किसी ने नल का कनेक्शन लेना तब भी नहीं लगता। तो आप देख रहे हैं दिन ब दिन कि हमारे सांबा की हालत क्या बन रही है जी। रोड एंड ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है वो क्या सो रहा है? कई लोग यहाँ से 10-10 किलोमीटर पैदल जाते हैं जी। हमारा रेवेन्यू के एक बुजुर्ग को एक नकल लेने के लिए, उसके लिए वो नाम्स बना दिए हैं कि वो बेचारा चक्कर खाते ही रह जाता है। एक नकल लेने के लिए भी उसको परेशानी, धक्के खाने पड़ते हैं। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सो रही है। और सबसे बड़ी बात है, इनके नाक से नीचे से नशा गुजर रहा है जी, और ये कुछ नहीं कर पा रहे। सर आपने कुछ स्टेप्स सोच रखे होंगे इसके बारे में? हमारी सरकार आपका क्या विजन है? हम जम्मू कश्मीर को जी, सांबा समेत जी, नशा मुक्त बनाएंगे। जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैंने पहले कह दिया, बड़ी से बड़ी मछली भी होगी तो वो सलाखों के पीछे नजर आएगी, जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी और उनको इस नशे की तरफ ले जाएगी, उनको बख्शेगी नहीं हम लोग। बहुत अच्छा लगा सर ये सुन के आपके मुंह से कि आपका विजन इतने तक है कि आप जो नशाग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए कुछ काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज हैं जो इससे इफेक्टेड हैं, वो काफ़ी आस की तरफ देखती हैं पर उनको दिखता कुछ नहीं है। मैं आपसे ये साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अगर कोई सबसे खस्ता हालत में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट मैंने देखी। यहाँ मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट की हालत देखी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने हालत यहाँ पर ये हालत देखी है कि कोई भी अगर इमरजेंसी रात को पड़ जाती है तो उसको ट्रांसफर जम्मू। भाई मुझे ये बताइए, बिल्डिंगें खड़ी हैं, डॉक्टर नहीं जी। भाई करोड़ों रुपए बिल्डिंग पे लगा दिए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टरों को क्यों नहीं लगाया? जी, यहाँ के एलजी साहब सो रहे हैं क्या कि यहाँ पर 4 डॉक्टर की जरूरत है, 10 डॉक्टर की जरूरत है, क्यों नहीं लगाए? यहाँ से अगर 100 नर्सेज की जरूरत है तो क्यों नहीं लगाई? नहीं, यहाँ क्या स्टाफ नहीं, हर चीज वहां छोड़ देनी है, हर चीज उन पे छोड़ देनी।
सिटी स्कैन की मशीन है मगर उसको चलाने वाला ऑपरेटर नहीं है। ये हालत है सांबे की। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहां रात को अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उसको टाटा बाय बाय कह देते हैं सर। एम्बुलेंस ऊपर वाले नहीं के भरोसे मिलती। छोड़ देते हैं। एम्बुलेंस नहीं मिलती। तो सांबा के लोग सोए क्यों हैं? सबसे बड़ी बात है कि क्यों सोए हैं। जी मगर सिर्फ एक ही है कि उनको नशे में धुत रखा जाता है। जी वो उन बातों की तरफ ध्यान ही दे पाते। पहले से ये सब नशा, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है जी। कि कम से कम वो सूझबूझ बढ़े, वो लियाकत बढ़े कि हम अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकारों का जो हनन कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत रख सकें, कि कम से कम हमारे जो सांबे के लोग हैं, आने वाली जनरेशन बच सके, आने वाला जो हमारा टाइम है, जो आने वाला कल है, फ्यूचर, जी। उसको बचा सकें। और हम आपसे आज वादा करते हैं जी सर। कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे, अगर इन लोगों ने नलायकी की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की नलायकी की वजह जी। से सांबा को नेगलेक्ट किया गया है, अगर पीडीपी की सरकार आती है, मैं बनूं या ना बनूं वो बात अलग है, मगर मैं आपसे आज वादा करता हूं कि अगर सांबा के लोग पीडीपी को जताते हैं, जी। कलम दवात के ऊपर अपनी मोहर लगाते हैं, तो सांबा को हम एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, टूरिस्ट हब बनाएंगे। यहाँ का हमारा फोर्ट, जो पीछे की पहाड़ियां हैं, उनके साथ साथ ऐसी लोकेशंस हैं जो टूरिस्ट के लिए एक हब बन सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर इन लोगों ने यहाँ कुछ नहीं सोचा। जी। टूरिस्ट डिपार्टमेंट सोया है। सांबा की इतनी खूबसूरत पहाड़ियां, आप चले जाएं, एसी लगाने की जरूरत नहीं है वहां जी पर। सर, जी सर। मैं करमिची के एरिया में गया, जी। मैं अपने गोरन और उसके पीछे जो इलाके हैं वहां गया, मुझे सुम्ब के और मानसर के इलाकों में गया। जो खूबसूरती के नज़ारे वहाँ है, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेंगे। चलो सर, आपके पास तो बड़ी गाड़ी है, आप पहुंच गए। जिनके पास, बेचारों के पास स्कूटर है, वो अब मैं इसी के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट भी जोड़ देता हूँ। जिनके पास स्कूटर है वो बेचारे रोड से कैसे जाएंगे सर? रोड, आप मानसर की हालत देख लो, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। सुम साइड आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? ये सारी नलायकी एडमिनिस्ट्रेशन की है, जी। रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो हमारे डिपार्टमेंट हैं जी। इनकी है, कि जिन लोगों ने वहाँ पर रोडों की हालत खस्ता, मुझे पता है जो आपका इशारा है, जो मानसर से जो रोड जाता हुआ, जो अपने सांबा से निकल के जो मानसर रोड है और उधमपुर की तरफ जाता है, जी सर। उसकी हालत खस्ता है। वहाँ के लोग कैसे जीते हैं वो वही जानते हैं। इतने इतने खड्डे होने के बावजूद वहाँ की गाड़ियाँ, जो ट्रक निकलते हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया तो चांद पे पहुँच गई। जी। एलजी साहब कहते हैं यहाँ पर हर एक फैसिलिटी है। पिछले दिनों आपने सुना होगा, वो फैसिलिटी कहते सर हैं हवा में तो बहुत है, बट 75%। धरातल पे कुछ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल वही बात बताऊंगा जी। कि एलजी साहब के ये बयान है कि 70% लोग खुशहाल हैं, हर एक फैसिलिटी 70% पहुंच गई है। मैं एलजी साहब के आपसे माध्यम से ये कहना चाहता हूं, एलजी साहब आइए, मेरे सांबे में आइए और आकर देखिए, मेरे सुम्ब के एरिया में आकर देखिए, मेरे नड के एरिया में आकर देखिए, मेरे जतवाल के एरिया में आके देखिए, और वहाँ से लेकर करमिची में आके देखिए। और जो सुम्ब का एरिया है ना, उस वहाँ से लेकर 7 किलोमीटर रोड टोटल टूटी हुई है, साइकिल नहीं चल सकता। और आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपके जो ऑफिसर्स हैं, कहते हैं जम्मू कश्मीर में तरक्की है। मैं कहता हूँ अगर हिंदुस्तान के अंदर भी कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जिसका आज तक कोई काम नहीं हुआ, वो सांबा डिस्ट्रिक्ट है। आप आके देखिए, सांबा को 1 किलोमीटर का दायरा मत छोड़िए, वो पीछे 50 किलोमीटर तक है। और ये पुल बनाने से, जहाँ एक हाईवे बीच में से निकालने से सांबा को डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम चाहिए। जी। कोई भी स्कूल है, वहाँ की स्टेडियम की हालत मुझे पता है। जतवाल में स्कूल के पास एक स्टेडियम है, वहाँ के बच्चों ने मैं यहाँ तक कहा कि हम अपने पैसे लगाकर इसको मेंटेन करते हैं। कितनी बार स्पोर्ट्स और जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको हमने कहा, वो हमें यहाँ पर प्लेन करके दे के राजी नहीं। हम अपनी जेब से यहाँ पर प्लेन करते हैं, सफाई करवाते हैं, तो खेलते हैं। ये जतवाल का जो मेन हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये उस ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। सांबे की हालत क्या है मैं जानता हूँ, मगर मेन रोड पे भी लोगों को दिखाई नहीं देता। इस एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं कौन से काले चश्मे लगाए हैं, जो लोग की टूटी हुई सड़कें नहीं दिखाई देती, वो पानी 5-5 किलोमीटर रोड से नीचे आते हैं, वो दिखाई नहीं देते। यहाँ माताओं बहनों का चीख पुकार नहीं दिखाई देती, और डिस्पेंसरियाँ दूर दूर तक नहीं है। जी। ये सांबे के लोगों की हालत है। हर एक चीज़
जम्मू पे डिपेंड करके रखी है, और जहाँ के हॉस्पिटल की हालत आप बेहतर जानते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं रेफर करने के सिवाय। तो मैं आपको एक बार फिर यकीन दिलाता हूँ कि अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आती है तो नौजवानों की समस्या, मेरी माताओं बहनों की जो समस्या है, जो इस वक्त परेशान है, एक रोशनी की किरण देख रही हैं, और जो दो दो कैबिनेट मंत्री सांबा के लोगों ने, सांबा के डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने बना कर दिए हैं, वो आज उनको कोस रही हैं कि हमसे कौन सी गलती हो गई। तो मैं सांबा के लोगों से फिर ये कहूँगा कि अगर ऐसी ही गलतियाँ करते रहोगे तो फिर पछताने के सिवाय, हाथ मलने के सिवाय कुछ नज़र नहीं आएगा। आपको अपना वोट, अपना कीमती वोट सोच समझ कर देना है, और जिसके साथ भी आप रहें आपका वो सक्षम होना चाहिए कि वो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में वो पैसा सरकार से कैसे लेकर आएगा, वो आपको कैसे दिलाएगा, इसको आपने सोचना है और उसके बाद ही आपने बटन दबाना है। मैं आपके माध्यम से जम्मू की, सांबा की और अपने कठुआ की सब जनता को ये ज़रूर आपसे माध्यम से कहूँगा कि अपना जो कीमती वोट है उसको सोच समझ के दीजिए, क्योंकि 1 तारीख को आपके उस कीमती वोट की जो वीप बटन पे हाथ रखने के बाद आएगी, उसको भी देखना कि वो वोट सही जा रहा है या गलत जा रहा है। सर, एक इशू हो रहा है हमारा, लास्ट बचता है, वो है हमारे डेली वेजेस का इशू, हमारे एसपीओस का इशू, उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में उसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो 60,000 डेली वेजर है हमारा, उसको हम सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही उन परिवारों को राहत देने जा रहे हैं। उस 60,000 डेली वेजरों को पक्का करने जा रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है सर। मगर आज जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लोग कि हम 10 दिन के अंदर उनको पक्का कर देंगे, हमारी सरकार बनाओ, तो हम आपके माध्यम से यही ज़रूर पूछेंगे उनसे कि भाई 5 साल 2019 के बाद उनके हाथ किसने रोके थे? 5 साल आपने राज किया, दिल्ली में भी आपके ही राज था, जम्मू कश्मीर के अंदर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ बैठा था, तो उनके हाथ किसने पकड़े थे? आज लोगों को आप मूर्ख बना रहे हैं कि 10 दिन में हम आपके डेली वेजर पक्के कर देंगे। तो आप 5 साल क्या करते रहे? तो मेरा ये क्वेश्चन है उनसे कि वो 5 साल क्या करते रहे? 10 दिन में आज लोगों को क्या बता रहे हैं? मगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यह पक्का है कि सरकार बनते ही हम लोग 60,000 परिवारों को पक्का करने जा रहे हैं, वो भी विद इन 1 मंथ। और उसके साथ साथ जो 2019 के बाद रिटायरमेंट्स हुई हैं, आज तक उनकी जगह फुल फिलिंग नहीं हुई, पोस्टें फिल नहीं की गई। 1 लाख के करीब वो खाली पोस्टें हम 1 साल के अंदर भरने वाले हैं, मेरिट के हिसाब से। इनका वो वाला फार्मूला नहीं, अंडर टेबल से, वो नहीं, जैसे पहले मेरिट लिस्ट के ऊपर जॉब्स मिली थी मुफ्ती साहब के टाइम में, महबूबा जी के टाइम में, इस बार भी वैसा ही होने वाला है। और लोगों को यकीन होना चाहिए कि अगर उस वक्त भी यहाँ धोखाधड़ी से कोई पैसा, खरीद फरोख्त का पोस्ट नहीं मिली, तो आज भी उन लोगों के साथ जस्टिस होगा जो लोग डिज़र्व करते हैं। और 1 लाख पोस्ट हम 1 साल के अंदर सब डिपार्टमेंट के साथ, उनमें हमारे सांबा का हिस्सा जो डिस्ट्रिक्ट का बनता है, यहाँ भी लगेगा और 1 पैसा नहीं लगेगा। ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। साथ साथ में जो हमारा मैनिफेस्टो है, उन गरीब परिवारों को साल के 12 सिलेंडर देने जा रहे हैं जो लोग समर्थ नहीं है खरीद पाने के लिए। हम उसके साथ साथ जो बिजली की जो यूनिट्स हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली हर घर को मिलेगी। उसके बाद उसका किराया लगेगा। और उसके साथ सबसे बड़ी जो बात है, हमारी बुजुर्गों की पेंशन जो बंद पड़ी है, जितनी मिलती है उससे दुगनी मिलेगी। विकलांग पेंशन जितनी मिलती थी उससे डबल मिलेगी। और जितनी भी विडोज़ हैं हमारी, जितनी पेंशन पहले थी उनसे उनको डबल मिलेगी। और मैं आपको आज एक बात पे और यकीन दिलाना चाहता हूँ, हमारे जम्मू कश्मीर में टैक्स ही टैक्स का जो सिलसिला चल रहा है, अब पानी के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाना छोड़ दिया। हमारी सरकार आएगी तो पानी के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। जो पीएचई आपसे वसूलते हैं पैसे, वो बंद हो जाएंगे। उसके साथ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, वो फाइल हम कैंसिल करेंगे। आज सबसे बड़ा खतरा प्रॉपर्टी टैक्स का है, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि हम सैटेलाइट के थ्रू आपके घरों की छतों को नाप कर बड़ी जल्दी ही वो फाइल तैयार करके रखी है
ये अगर हम लोग आते हैं तो वो टैक्स वसूलेंगे, मगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन सब चीज़ों से आपको निजात दिलाने जा रही है कि कोई भी फालतू टैक्स हम नहीं लगाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आज तक जैसा पीछे चलता रहा, जैसे पॉशलिटी के साथ हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट के साथ सरकार चलाते हैं, आगे ही हम ऐसे ही चलाएंगे और लोगों को राहत देंगे, खासकर नौजवानों को। जिन लोगों को जॉब नहीं मिलेंगी उनके लिए नए रोजगार पैदा करेंगे और बैंक के अंदर फैसिलिटी होगी 10 लाख लोन की, 5 लाख लोन की और 20 लाख लोन की, कि उनके जूते ना घसें, उनको लोन मिलेगा बगैर किसी शर्त पे कि कम से कम वो अपनी ज़िंदगी को, रोज़मर्रा की अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ ले जाएं, डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं। और जो आप कह रहे थे कि लेबर्स की बात आपने पहले की जी, तो हमारे उस मशरूम में कि हमने मैनिफेस्टो में क्लियर कर दिया है कि 70 से 80% जो हमारी लोकल जॉब्स हैं जी, फैक्ट्री के अंदर हमारे लोग लगेंगे, बाहर के लोगों को हम यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, अपने लोगों को रोजगार देंगे जी। फैक्ट्रियों में। और जो पढ़े लिखे लोग इंजीनियर हैं उनको उनकी जगह दिलाएंगे, जो आज पढ़ लिख कर लेबर का काम कर रहे हैं। अपने लोगों को हम एम्पावर करने जा रहे हैं, अपने लोगों को डिग्रेड नहीं करेंगे, जैसा कि सेंटर की सरकारों ने हमारे लोगों को डिग्रेड किया है, हमारी स्टेट को डिग्रेड किया है। हम बड़ी जल्दी ही इन चीज़ों के लिए फाइट करेंगे। और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप और सब जो डोगरा, चाहे कश्मीरी चाहे लद्दाखी है, अपने स्टेट के लिए लड़ेंगे और एक बार फिर अपनी स्टेट को लेकर रहेंगे, अपने स्टेट सब्जेक्टों को लेकर रहेंगे जो हमें महाराजा हरि सिंह ने दिया था। हम उनके सिद्धांतों पे चलेंगे और ऊपर वाले की दुआ रही वो बड़ी जल्द ही इलेक्शन के बाद नेक्स्ट जो फाइट होगी हमारी अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट सब्जेक्ट के लिए होगी, वो आपके सामने होगी हमारी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे साक्षात्कार बहुत करके। शुक्रिया। ठीक है, मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये थे हमारे साथ आज रंजिंदर मन्हास जी। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। साहिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमें बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सांबे दी जनता का कोला इक्कै अपील करना चाहना कि तुस महाराज दी स्टेट गी बचाओ ते अपना स्टेट सब्जेक्ट वापस ले आओ और मेरे चुनाव निशान कलम दवात पर मोहर लाइयै मिगी विजय बनाओ। तो मैं सारियां सांबे दियां जेह्ड़ियां परेशानियां उसी तुहाड़े कन्नै मिलियै दूर करगा और अपने सांबे लोकें की खुशहाली कन्नै और अपने नौजवानें की खुशहाली ताईं हर वो काम करगा जिहड़ा जरूरी है।